अजब गजब तस्वीर देखने को मिली है। जी हां, जब नीतीश कुमार के पुरानी साथी रहे आरसीपी सिंह अचानक बिना बुलाए नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए, तो पूर्व सीएम हर दिन कार्यकर्ताओं से देखिए मिलते हैं और उसी दौरान आरसीपी सिंह भी नालंदा के ही विपिन यादव के साथ पहुंच गए, लेकिन नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की तरफ देखा तक नहीं। इस दौरान नीतीश कुमार दूसरे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे और आरसीपी सिंह वहीं खड़े रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार कई बार आरसीपी की आलोचना कर चुके हैं। नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि आरसीपी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो आपको बताते चले कि आज आरसीपी सिंह अचानक से बिना बुलाए ही नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। हालांकि खबर यह है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की तरफ देखा तक नहीं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आरसीपी सिंह मिलने के लिए नीतीश कुमार से तो पहुंच गए, लेकिन वो भाव नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से इस बात को लेके जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखी और बाहर जो आरसीपी सिंह के समर्थक थे उन्होंने इस बात की नाराजगी जाहिर की कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन एक तस्वीर आई जिस तस्वीर में दिख रहा था कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह थे, लेकिन उसमें अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो नीतीश कुमार का जो आई लेवल था वो आरसीपी सिंह की तरफ नहीं था। आरसीपी सिंह से जब हमने बातचीत की और उनसे पूछा तो बोले कि बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम लोग उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा दिखा। लेकिन जाहिर तौर पे नीतीश कुमार से मुलाकात करने सुबह 8 बजे के बाद कई लोग पहुंचते हैं और लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो उसी कड़ी के बीच में आरसीपी सिंह पहुंचे थे अपने समर्थकों के बीच में, और एक विपिन यादव थे जिन्होंने जानकारी भी दी नीतीश कुमार को, लेकिन उसके बाद बातचीत नहीं हुई दोनों नेताओं में। तो जाहिर तौर पे अगर बातचीत नहीं होती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और जाहिर तौर पे ये भी था कि आरसीपी सिंह से जब हमने ये सवाल पूछा कि आपका ये कहना है कि आपकी मुलाकात हुई, तो क्या कोई बातचीत भी हुई, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। जाहिर तौर पे आरसीपी सिंह का 7 सर्कुलर रोड में पहुंचना और उसके बाद उनके समर्थकों की तरफ से ये कहना कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात हो गई है, उस पर संशय की स्थिति हो गई, क्योंकि कई लोग ऐसे जो हमारे सोर्स थे उन्होंने यही बताया कि दोनों नेताओं में मुलाकात नहीं हो पाई है, भले ही दावा जो भी किया जाए। उसके कुछ देर के बाद आरसीपी सिंह की तरफ से एक ट्वीट भी आया था। उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी दी कि हमारी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है और बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण है। लेकिन जो भी स्थानीय जो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मुलाकात वहाँ पे कई लोग तो देखना होगा अब आनंद की आरसीपी सिंह चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी वापसी कराई जाए, लेकिन नीतीश कुमार अब भी नाराज चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आनंद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के ड्राइवर और उनकी पत्नी ने धमकी को लेकर के थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। तेज प्रताप के ड्राइवर अनिल यादव का आरोप यह है कि चोरी के मामले में गवाही से रोकने के लिए मोतीलाल राय और उनकी पत्नी ने उन्हें धमकी दी है, जिसके बाद से वो डरे हुए हैं, लिहाजा थाने में औपचारिक शिकायत की है। अनिल यादव के मुताबिक तेज प्रताप यादव के आवास में जिस रात चोरी हुई उस समय वो तेज प्रताप के साथ ही ड्यूटी पर थे। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपने ही सहयोगी मोतीलाल राय पर आवास से चोरी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए उनके आवास भी पहुंची थी। गवाही में नाम आया, गवाही देने से रोकने के लिए धमकी मेरा वाइफ को दिया गया, जिसके चलते हम भी डर महसूस कर रहे हैं, हम भी आवेदन दे रहे हैं। कौन सा धमकी दिया है? मोतीलाल राय हैं, उनका वाइफ आई थी, 2-3 आदमी और आए थे। रात का टाइम था, हम ड्यूटी पर थे तेज प्रताप सर के साथ में, वाइफ अकेले थी। तो ये बताई, जब हम सुबह गए ड्यूटी से तो बताई, तो हम आवेदन देने हम भी। हाँ, हम लोग को डर है, घर पर चढ़ के धमकी देगा तो डर तो है। आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर का आज 11वां दिन है और एनकाउंटर के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन देखिए आपको ये बता दें कि अब तक एफआईआर के 5 दिन बाद आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार सवाल उठा रहा है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का आरोप यह है कि जिस तरीके से पूरे मामले की जांच की जा रही है उससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो भरत के भाई ने पुलिस वालों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। परिवार भोजपुर के मौजूदा एसपी और शाहाबाद के डीआईजी को हटाने की मांग कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि एफआईआर के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। भाई का कहना है कि श्राद्ध कर्म तक अगर न्याय नहीं मिलता है तो विधानसभा मार्च और सीएम सम्राट से मिलेंगे, गुहार लगाएंगे
और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे। तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी हैं। चंदन जी, क्या लगता है 9 दिन बीत चुके भाई के गए हुए, अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष पर आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आप लोगों की लगातार मांग है कि जो पुलिसकर्मी है उनको सजा दी जाए। क्या लगता है, कितना उम्मीद है न्याय की? न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है अभी दिख रहा। कल तक तो दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा। जैसे कि मतलब अभी FIR होने के बाद किसी को जेल में नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया है ये तो सवाल प्रशासन बताएगी यहाँ की जो है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो रिटायर जज है उनसे नहीं हो पाएगा। मैंने देख लिया उनसे बात करके, और नियुक्त जज को मतलब हाँ वो चाहिए मेरे को। DIG साहब भी आए थे, SP साहब भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या बोले वो इस संदर्भ में? उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में आए थे तो मतलब धमकाने की कोशिश कर रहे थे हमें। ठीक है, तो ये चीज़ ना किया जाए, इसका परिणाम बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारी बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। तो मतलब क्या DIG साहब भी पुलिसिया जांच शुरू कर दी? उस जांच से आप लोगों को उम्मीद नहीं? नहीं, इसमें से पहले तो DIG साहब को हटाया जाए और SP साहब को हटाया जाए। ठीक है, जो भी जांच है वही सब किए हैं और वही जांच भी करेंगे, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, SDM की भी जो भूमिका है वो इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। SDM से मिलने गए थे भरत, तो क्या हुआ? मेन वहीं से तो चालू है। SDM साहब के जो भी आप भैया का वीडियो देख रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं भैया, SDM साहब। कुछ तो है ऐसा बात कि जो गुप्त है, जो कि हमारे SDM साहब ही बताएंगे। ठीक है, हम लोग लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, उसी दिन से न्याय की मांग हो रही है, लेकिन कोई ठोस पहले तो आप बोलिए इनसे, आप भी सवाल जाके कीजिए थाने पे कि अभी तक FIR होने के बाद उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया अभी तक। मतलब आप भी जान रहे हो कि 302 का दफा लगता है तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, तब उसके बाद जो कार्रवाई होता है। लेकिन अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला गया है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या लगता है, आप लोगों ने कहा है कि श्राद्ध कर्म तक, महापंचायत में ये ऐलान हुआ कि श्राद्ध कर्म तक कुछ नहीं हुआ तो फिर विधानसभा घेराव? हाँ जाएंगे, हम जाएंगे, सम्राट चौधरी जी के पास भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। लगातार परिजन अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भरत तिवारी की इनकाउंटर में मौत हुई है उसको न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, तभी वे लोग मानेंगे, अन्यथा इनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और देखिए, इधर भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भी भोजपुर SP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि भोजपुर SP राज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि SP राज पर वो भरोसा नहीं करती हैं। आरोप ये है कि SP ने भरत के भाई चंदन को धमकी दी है कि अगर ज्यादा मीडिया में बयानबाजी करोगे तो भरत जैसा ही तुम्हारा भी हाल कर देंगे। तो ऐसे में भरत की मां ने कहा है कि विश्वासघाती पुलिस से हमें कोई बात नहीं करनी है और CBI जांच होनी चाहिए इस मामले में। आशा देवी ने कहा है कि हर हाल में इंसाफ लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कहीं भी जाना पड़े। तो भरत तिवारी की मां अब मीडिया के सामने खुलकर बोल रही हैं कि पुलिस से काम नहीं चलने वाला है, CBI जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। खास तौर पर वो आरोप लगा रही हैं पुलिस पर, SP पर, साथ ही साथ चंदन को धमकी दी जा रही है कि भरत जैसा ही हाल कर देंगे। खुद मां का यह कहना है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच शुरू हो चुकी है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में जांच रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रक्रिया है FIR होना, और इस मामले में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके तहत अगर कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए। और अभी जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे सरकार कार्रवाई करेगी। अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। बिहार के कई जिलों से मुहर्रम पर बवाल और हंगामे की खबर सामने आई। 6 जिलों की तस्वीर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। ये देखिए, समस्तीपुर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अररिया, सीतामढ़ी और शेखपुरा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। दानापुर में भी उपद्रवियों ने लोगों को जख्मी करने के मकसद से लाठियां भांजी, जिसमें न केवल लोग बल्कि एक दरोगा भी जख्मी हो गए। अब देखिए, जमुई की बात कर लें तो जमुई में 2 जगह ये वारदात इसी तरीके से हुई है। झाझा में आपस में 2 जुलूस भिड़ गए और इस्लाम नगर में छत से पत्थर बरसाए गए।
तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा किया था, तो फिर इन जगहों पर हिंसा कैसे हो गई? क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई प्रशासन से, या क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया गया? इतनी जगह से माहौल बिगड़ने की खबर आई, तस्वीरें आई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी? ये बड़ी खबर इस वक्त कैमूर से आपको बता देते हैं, जहां पर ताजिया जुलूस के दौरान देखिए संदिग्ध रूप से तेज धमाके की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां पर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। और आपको ये बताते चलें कि घटना मोहनिया के स्टूवरगंज मोहल्ले की है। शुक्रवार की रात ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी यहां पर बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक जुलूस में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसमें कुंदन सेठ और मुस्कान खातून घायल हो गई। लोगों का कहना यह है कि उन्हें साफ तौर पर नहीं दिखा कि क्या हुआ, लेकिन वो दोनों लहूलुहान हो गए। परिजनों का आरोप है कि गोली या फिर छर्रा लगने से घायल हुए हैं, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है, लेकिन तेज आवाज के साथ वहां पर धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए। जिसमें एक लड़की थी और एक पुरुष थे। तो लड़की का आँख का जो ऊपर वाला जो होता है आईलिड हमारे डैमेज था, आँख पर ठीक लग रहा है। और जो पुरुष हैं तो उनके अपर लिप में चोट है, आर पार मैंने होल है। स्थिति क्या है सर दोनों का? स्थिति तो ठीक ही है, क्या गंभीर नहीं है, लेकिन हम लोग आई के लिए अगर अंदर से क्या चीज़ है तो उसके लिए हम लोग रेफर किए हैं कि आई की स्थिति नहीं है जिसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन हाँ दोनों कंसर्न ज़रूर है और दोनों अस्पताल पहुँचाया गया है, दोनों डॉक्टर की देख रहे हैं। ये कब की घटना है सर? ये करीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट करीब 10 बजे। पटाखा से ही हुआ है? हाँ पता नहीं। परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, ये आरोप ये भी कुछ नहीं की जा सकती है, हम लोग तरफ से जाँच करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये है कि पटाखा से। और देखिए अगली बड़ी खबर भागलपुर से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी वहां पर मच गई। कहासुनी सुनने के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, लाठी डंडे चलने लग गए। घटना में कई लोगों की घायल होने की भी सूचना है और एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। घटना का वीडियो सामने आया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुट चुकी है। ठीक है, फतेहपुर का अखाड़ा घंटाघर चौक पर रुका हुआ था। घंटाघर चौक पर से ये लोग रुका हुआ था, तो हम लोग राजपुर से आ रहे थे। हम लोग को लंबा दूर से आना है, हम लोग को जाने में समय लग जाता है, तो हम लोग का यही सोच हुआ कि इस अखाड़े से आगे निकल जाते हैं। भाईचारा का जो बात है, इससे कोई शिकवा कोई सिलसिला नहीं था। गाड़ी तोड़ फोड़ किया। अभी घंटाघर में हम लोग को फतेहपुर का अखाड़ा किया है। फतेहपुर का मुहर्रम की तारीख को लेकर के कई सारे अखाड़े पूरे शहर से गुजर रहे हैं और लगातार हम लोगों की नजर बनाई हुई है। जहां 1-2 छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं, उसको संज्ञान में लिया गया है। उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पटना कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान को देखिए 30 जून तक अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। कोर्ट ने केस डायरी दरअसल पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दिया है और आपको ये बताते चलें कि कदमकुआं थाना पुलिस ने कोर्ट में अपडेट केस डायरी जमा कर दी है। बताते चलें आपको, जिसके बाद से रोशन आनंद के पक्ष ने डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा है। और ये भी आपको बता देंगे, जिस पर कोर्ट ने 3 दिन का समय दे दिया है, तो 30 जून को ही अब फैजल खान की जमानत पर सुनवाई होगी। वैसे फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। रोशन आनंद के पक्ष ने समय मांगा, कोर्ट की तरफ से 3 दिन का समय दिया गया है, तो 30 जून तक अंतरिम प्रोटेक्शन फैजल खान को रहेगा। सुनवाई के लिए तिथि तय थी और डायरेक्शन था आईओ को अपडेटेड डायरी जमा करने का, जिसको कि आईओ के द्वारा जमा किया गया आज और उसे रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए जो डेट फिक्स हुआ है वो ट्यूसडे है, उसी दिन सुनवाई होगी। कोर्ट तो पहले भी डायरी की मांग की थी, क्या पुलिस डिले कर रही है? ऐसी बात नहीं है, पुलिस के द्वारा जो पहले डायरी जमा की गई थी
वो कंप्लीट नहीं थी, वो 19 तारीख तक का ही था। उसके बाद अपडेटेड डायरी की आवश्यकता थी कोर्ट को इस पिटीशन में आदेश करने के लिए, इसलिए अपडेटेड डायरी की मांग की गई थी। डायरी अप टू डेट मांगी गई थी, वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन किन लोगों की सुनवाई हुई? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है और अदर उनके कलीग जो हैं स्टाफ्स हैं उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल है उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसको रखा गया है मंगलवार को। चलिए और अब बात कर लेते हैं देखिए पटना की, जहां पर फतुहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास में 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हो गई और हादसे में कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। दुर्घटना के बाद लाखों रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें यहां पर खेत में बिखर गईं। इसके बाद आसपास के ग्रामीण जो है बोतलें उठा करके ले जाने लग गए। इसका वीडियो अब वायरल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया, सड़क पर यातायात को भी सामान्य कराया। इतना भयानक हादसा हुआ है, महद्दीपुर कंचनपुर के बीच में स्प्राट लदा हुआ ट्रक पलटी मारा है। खबर गोपालगंज से है, जहां शराब से भरी एक कार सड़क हादसे का शिकार हुई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे कटिया मार्ग की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रही एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर और तस्कर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। इसके बाद मौजूद लोग बोरा तो कोई लोग गमछे में शराब भरकर ले जाता हुआ दिखाई दिया और फिलहाल पुलिस गाड़ी नंबर और वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर हादसे के बाद लूट की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जब ये तस्वीर देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जब 2 ट्रकों की टक्कर होती है, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक जो है पलट जाता है। ये देखिए पटना की, गोपालगंज की ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, फतुहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास में 2 ट्रकों की टक्कर हुई। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया। खेत में बिखरी बोतलों को उठाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है गोपालगंज के भोरे कटिया मार्ग की और वहां पर शराब से भरी कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी शराब को लोग उठाकर चलते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो भर पाए लेकर चलते बने। कोई लोग बोरे में भरता हुआ दिखाई दिया, कुछ लोग गमछे में भरकर उसे शराब को ले जाते हुए दिखाई दिए। अब ये तस्वीरें एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी हादसे के बाद हमारी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। ऐसे समय में सामान उठाने की नहीं बल्कि इंसानियत निभाने की जरूरत होती है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि इस स्थिति में सबसे पहले पुलिस को सूचना दें और अगर कोई घायल आपको दिखाई दे तो उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने में मदद करें, ना कि सामान उठाने में अपना फायदा देखें। बड़ी खबर, सदर अस्पताल के गेट पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। बाइक से आए बदमाशों ने गोली मारी। सूरज कुमार के रूप में घायल की पहचान हुई है। यह घटना बताते चलें आपको, पटना में इलाज जारी है। इस घटना में घायल युवक का पटना में इलाज जारी। घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच जारी है। इस पूरे मामले में बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर, सदर अस्पताल के गेट पर फायरिंग का मामला सामने आया है और जानकारी ये मिली है कि बदमाशों ने युवक को गोली मारी। बाइक से बदमाश आए थे, गोली मारकर वहां से फरार हो गए। सूरज कुमार के रूप में घायल की पहचान और घटना में जो घायल हुआ युवक, बताया जा रहा है कि उसकी इलाज जारी है पटना में। घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच जारी है। यह एक था, उसके साथ में आए थे, कोई दोस्त भैया को मर गया था। देखने के बाद हमको चक्कर आने लगा तो हम बोले जाते हैं बाहर में। बाहर में बैठे हम दोस्त को बोले गाड़ी लेके आओ जाएंगे। तब तक उधर से आया 2 बाइक, गोली मारा, भागा। 2 बाइक पर कितने लोग थे? 4 लोग थे। कहाँ पर बैठे हुए थे आप? सरकारी गेट के बगल में। किसी को चारों में से किसी को पहचाने हैं? रात को 2:45 पर सदर अस्पताल के गेट के बाहर वो बैठा हुआ था और मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग, जिसमें से 3 लोगों को नामजद किया गया है, उनके द्वारा आकर इनकी बाईं जांघ में एक गोली मारी गई है।
तो जो विक्टिम है उनका जो स्टेटमेंट है उस आलोक में हम लोग सदर अस्पताल के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। उनके द्वारा जो एक्यूज का नाम दिया गया है। पटना से बड़ी खबर, पालीगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। अब परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। दहेज हत्या की आशंका में अब जांच शुरू की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। एसडीपीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने में एफएसएल की टीम जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई होगी। ये देखिए, पियरपुरा थाना क्षेत्र के रूपापुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हुई। इसके बाद परिवार वालों का शक है कि हत्या की गई है। दहेज के मामले में नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। ये आशंका जताई जा रही है परिवार वालों की तरफ से। हालांकि पुलिस के संज्ञान में यह मामला है। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नवविवाहिता वैष्णवी कुमारी पति अभिषेक पासवान की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष एवं सर्किल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे तथा एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं परिजनों से पूछताछ किया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया पूछताछ के आधार पर यह दहेज हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतका के ससुराल वाले सब फरार पाए गए। उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। नालंदा से बड़ी खबर, एटीएम ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कैनरा बैंक एटीएम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बैंक मैनेजर ने जाल बिछाकर पकड़ा है। देखिए, आरोपी राहुल कुमार रंगे हाथ पकड़ा गया। छुट्टी के दिन एटीएम को निशाना बनाता था और फेविक्विक और मेटल प्लेट से यहां पर ठगी की जाती थी। दरअसल मेटल प्लेट में लोगों के पैसे फंस जाते थे। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एटीएम के असी पर डिस्पेंसर पर एक पतली सी मेटल प्लेट साट देते हैं। जब कस्टमर पैसा निकालता है वहाँ से तो वो पैसा वहाँ आके फंस जाता है। उसके बाद बहुत देर के बाद कस्टमर वेट करते हैं, चले जाते हैं। वो एटीएम से छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये लोग फिर वापस आते हैं, उसको उस मेटल प्लेट को हटाकर पैसे लेकर चले जाते हैं। लगभग एक काम ये लोग 1 साल से कर रहे थे। और इन्हीं